नमस्कार, मैं हूँ श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता। आज का एपिसोड उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी त्वचा को लेकर बेहद सजग रहते हैं, लेकिन इंटरनेट और मार्केटिंग के जाल में फंसकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑर्गेनिक बेहतर है या फिर क्लिनिकल? सनस्क्रीन ज़रूरी है या नहीं? क्या एंटी एजिंग क्रीम्स सिर्फ ब्रांडिंग है या वाकई असरदार होती हैं? बोटॉक्स वाकई ख़तरनाक है या सिर्फ एक मिथ है? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं देश की जानी मानी त्वचा विशेषज्ञ डॉक्टर शैला अग्रवाल। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू मैम, पहला सवाल तो आपकी ब्यूटी से ही कर लेते हैं। एकदम चमकती हुई त्वचा, ग्लोइंग त्वचा, मतलब हाथ उंगलियां, मैं तो तब से देख रही हूँ, निहार रही हूँ कि कितना बहुत टाइम लगता होगा ना इसको मेंटेन करने में। देखिए, जब मैंने डर्मेटोलॉजी शुरू की थी, इस बात को भी 30 साल हो गए, तो मुझे ये बोला गया था कि यू आर द राइट पर्सन टू पिक अप द ब्रांच बिकॉज जेनेटिकली जो है आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड स्किन। तो देखिए, कुछ तो गुड स्किन जो है जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन फिर आप उसको मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन कुछ लगा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको ऑटो करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दिक्कत तो यही होगी श्वेता कि ऑटो करेक्शन लोग 16 साल से ही शुरू कर देते हैं। आजकल बहुत अलर्ट है। तो आप किस चीज़ को करेक्ट कर रहे हैं? पहले चीज़ को अगर आएगी या जो उम्र दराजी के साथ आती है, आप ये चाहें कि मतलब मेरा तो आजकल बहुत सरदर्द हो गया है, 16 साल का बच्चा आके भी एंटी एजिंग की बात कर रहा है, 22 साल वाले को जो है बोटॉक्स चाहिए। तो आपकी जो नेचुरल आपकी जो ग्रोथ है, इवोल्यूशन है, आप उसमें जो खामी आ गई है बिकॉज ऑफ आवर टाइम्स, क्योंकि पोल्यूशन है, खाना पीना थोड़ा हमारा जो है कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी वजह से जो दिक्कत हो उसको आप ठीक करो, वो स्किन केयर हो सकती है। पर आप ये सोचो कि ऊपर वाले ने जो आपको स्किन दी है उसको आप कहीं ना कहीं निकाल के और नया कुछ लगा लोगे, किसी भी लाखों रुपए भी खर्च कर दीजिए। तो आपको मेंटेन, एक मेरा फेवरेट कोट है, यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। जो आपको मिला है वो आपको उसका एहसास होना चाहिए कि आपकी क्या प्लस है क्या माइनस है। जो प्लस है उसको अपनाइए, जो माइनस है उसको थोड़ा थोड़ा ठीक करने की कोशिश कीजिए। हाँ, बट हम क्या मतलब जैसा जेनेटिकली हमें मिला है हम उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं क्या? मतलब हम चाहे तो उसको और बेहतर बनाएं ना। बेहतर बनाने के लिए फिर वो एक कांस्टेंट जद्दोजहद है। बेहतर बनाने का मतलब ये नहीं है कि आज के दिन आपके बड़ी मोटिवेशन आई तो आपने 10 तरह की क्रीमें लगा ली, 1 महीने तक लगा ली, फिर उसके बाद छोड़ दिया। तो वो मोटिवेशन कितने दिन तक रहता है उस पर डिपेंड करता है। और जो स्किन हमें ऊपर वाले ने दी है उसको आप सच में उसको आप निखार सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। तो जेनेटिकली हम जिस भी तरह की स्किन हमें मिली हो उसको हम किस तरह से केयर कर सकते हैं, इन सब पर आएंगे डॉक्टर शैला। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि दर्शक भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं और कई हद तक मुझे लगता है हमारे जैसे लोग भी, कि ये कॉस्मेटोलॉजी क्या है, डर्मेटोलॉजी क्या है, मतलब ये दोनों तो स्किन से रिलेटेड है। डर्मेटोलॉजी इज़ अ मेडिसिनल डिग्री, मेडिकल डिग्री। हम पहले MBBS करते हैं, उसके बाद MD की डिग्री है। और वो MD की डिग्री जो है, जैसे आप मेडिसिन लेते हैं जो दूसरी डिग्रीज होती हैं, ENT जो कर रहा है उसे MS मिली, सर्जरी जो कर रहा है उसे MS मिली, हमें MD मिली। तो ये उस तरह की 8 साल पढ़ने के बाद की डिग्री है। कॉस्मेटोलॉजी नाम की कोई डिग्री है ही नहीं। तो वो कॉस्मेटोलॉजी के तरह तरह के डिप्लोमास शुरू हो गए हैं। और सच बात बताऊं कि जब हम डर्मेटोलॉजी शुरू कर रहे थे तो हमारे प्रोफेसर को अगर खुदा ना करे कोई गलती से भी उन्हें कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोल जाता था तो खफा हो जाते थे। और आजकल लोग जो है वो टैग पे बहुत खुश होते हैं। तो कॉस्मेटोलॉजी नाम की कोई डिग्री नहीं है। कॉस्मेटोलॉजी के आप सोसाइटीज़ हैं, आप उसके मेंबर हो सकते हैं, आप फेलोशिप्स हैं वो कर सकते हैं, पर कोई आपको MD कॉस्मेटोलॉजी दे देगा ऐसा नहीं। सो कॉस्मेटोलॉजी मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, मतलब इसके लिए कोई बेसिक कुछ तो होता होगा। बेसिक ये है कि आजकल तो वही है कि दुकानें हर जगह खुल रही हैं, तो जो साइंस बैकग्राउंड वाला है वो भी करना चाह रहा है। और अगर आप आज उडमी जैसी किसी भी उस पर जाके देखें तो मैं तो हैरान होती हूँ कि 1000-1200 रुपये में आपको कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनाया जा रहा है। तो जो ब्यूटिशियन हुआ करते थे, जो ब्यूटिशियन की वो होती थी, उसमें लोग 6-6 महीने का एक डिप्लोमा जैसा कर रहे हैं।
हिंदुस्तान की ये बहुत बड़ी खामी है कि यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। सो हाउ डज वन चूज, जैसे कि अगर सपोज किसी को स्किन रिलेटेड कंसर्न है, उसको दिखाना है डॉक्टर के पास, तो वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए? जाना तो उसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही पड़ेगा, और डर्मेटोलॉजिस्ट चाहे अपने आप को आजकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट कह के उस अपनी ब्रांडिंग कर रहा हो। MBBS MD ये डिग्री है, दूसरी डिग्री हमारी होती है DVD, डिप्लोमा होता है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आप कम से कम MBBS डॉक्टर तो होना चाहिए। चलिए उसने कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर लिया, पर कम से कम बेसिक मेडिसिन तो आनी चाहिए। तो अगर आपको दिक्कत है या आपको कोई भी सलाह लेनी है, देखिए डॉक्टर की ज़रूरत आप तभी ढूंढना शुरू करेंगे जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। इंडिया की दिक्कत यह है कि हम तो अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट मान लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप करते हैं, फिर उसके बाद आप जाते हैं जो आपका जो पार्लर होता है उससे सलाह लेते हैं। चलिए वहाँ भी सलाह नहीं काम की, अच्छा इसमें दादी नानी के नुस्खे भी आए तो वो भी आपने किया। फिर आप अपने लोकल GP से भी पूछ लेते हैं, तो वो भी आधी अधूरी चीज़ें तो दे ही देते हैं। और जब वहाँ पर कुछ नहीं होता, और ये तो हम दोनों कॉस्मेटोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि जो नॉर्मल इन्फेक्शंस हैं, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनका कितना सत्यानाश हो रहा है, बिकॉज वो जो कॉस्मेटोलॉजी कर रहा है वो शायद डर्मेटोलॉजी भूल गया है पढ़ के भी। तो एग्जैक्टली तो फिर यहाँ पर हमारे पास तक चीज़ें जब आती हैं, जब वो थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं, तो एक सीधा सा उसूल है, डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर के पास जाना है और अपनी प्रॉब्लम को लिख के जाइए। दिक्कत क्या होती है, वहाँ जाके आप बातों में रह जाते हैं और जो 2-4 जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं। तो आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, हर आदमी के हाथ में फ़ोन है, नोट्स में एक लिख लीजिए कि ये दिक्कत है। कई बार व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैम आपने जवाब नहीं दिया, 90% आई रिप्लाई बैक। तो मैंने कहा आपने कुछ ज़्यादा पूछ लिया होगा या कुछ बेवकूफ़ाना सवाल पूछ लिया होगा। तो उतना ही पूछिए जिसका जो लॉजिकल है, हर चीज़, हर बात, और एक का दूसरा, दूसरे का तीसरा। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर, जैसा आपने शुरू में कहा कि एक ये रैट रेस है बिल्कुल, जो स्किन को लेकर एंटी एजिंग बस, लेकिन ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एजिंग के लिए होड़ लगाना लोगों में जो है, वो बेसिकली किस उम्र से शुरू करें? आपका सवाल बिल्कुल सही है, होड़ नहीं, एंटी एजिंग कब से शुरू करें? सबको करना है, थोड़ा थोड़ा सबको ध्यान रखना है, और ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि हम कहीं जंगल में तो रह नहीं रहे, एक पोल्यूशन भरी सिटी में हम लोग रह रहे हैं। उसके अलावा स्ट्रेस जो है दैट लीड्स टू एजिंग। स्ट्रेस के साथ क्या होता है, मैं पहले वजह बताऊंगी एजिंग की, कि आजकल एजिंग, एंटी एजिंग की जरूरत क्यों पड़ी। हमारी दादी नानी तो आज भी कोई एंटी एजिंग क्रीम नहीं लगा रही हैं, तो हमारे उसमें क्यों इतनी हम सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो कर रहे हैं, क्योंकि जिस 2025 में हम रह रहे हैं, पहले AQI देख के आप घर से नहीं निकलते थे, अब आप AQI देख के घर से निकलते हैं। और स्किन के साथ, और खासकर फेस की स्किन के साथ, ये सबसे ज़्यादा जो भी पोल्यूशन बाहर है, जो भी है, ठंडी है, गर्मी है, वो सब आपकी स्किन लेती है। और खासकर जब हम स्किन की बात करते हैं, लोग हमेशा फेस की बात कर रहे होते हैं। हाँ। जबकि एंटी एजिंग हाथ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, एजिंग हाथ पे सबसे पहले आती है। मतलब मुझे तो अभी से आने लगे हैं, तो हाथों में, पैरों में दिखाई, पर लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता ना, वो जो चेहरा अच्छा दिखना चाहिए। और हम लोग जो है लोगों की असेसमेंट इसी तरह करते हैं कि हाउ मच द पर्सन टेक्स केयर, कि अगर आपके हाथ और पैर साफ सुथरे और अच्छी तरह से हैं, तो इसका मतलब कि आप अपना ध्यान रख रहे हैं, खाली चेहरे को चमका के और बाकी ऐसे ही नहीं निकल रहे हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूंगी, मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे हाथ पैर की तरफ मत देखें। लेकिन ये जो डॉक्टर, ये ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं? हाँ, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता, मतलब लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना। तो इस भागती दौड़ती जिंदगी में टाइम निकाल के, मतलब कितना टाइम लगाना पड़ेगा स्किन के लिए? स्किन के लिए मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि आजकल की रियलिटी ये हो गई है कि प्रिस्क्रिप्शन भी 17-18 चीज़ों का दिया जा रहा है कि आप पहले ये लगाइए। मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा जिसमें वो डॉक्टर ने बड़ी तफसील से लिखा हुआ था कि ये आप काली मिर्च के दाने जितना लगाइए, फिर ये आप मटर के दाने जितना लगाइए। आई वाज कि अगर मुझे ये कोई दे दे तो मैं तो इसे ऐसे फाड़ के फेंक दूंगी, बिकॉज मैं नहीं कर सकती। कोई नहीं कर सकता।
मिनिमम टाइम चाहिए, एक बेसिक केयर चाहिए, उतनी तो चाहिए ही चाहिए, जिसके अंदर सबसे जरूरी है फेस वॉश आपका सीजन के हिसाब से चेंज होना चाहिए। आपकी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, आपका ये जो एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन है, एसी में आज हम बैठे हुए, सब आपका मॉइस्चर ले रहा है ना। और अगर स्किन से मॉइस्चर चला गया, नमी चली गई, तो सबसे पहले डलनेस होगी, उसके बाद फाइन रिंकल्स और फिर रिंकल्स, यही एजिंग है। तो अगर आप अपनी स्किन को क्लीन कर लें ताकि जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो आप हटा दें, फिर आप उसको मॉइस्चराइज कर लें, जिसका मतलब है कि जो नमी हट गई है वो आपने वापस पहुंचा दी, और उसके बाद एज के हिसाब से रिपेयर करें। जब आप 20s में हैं तो आपको किसी भी एंटी एजिंग की ज़रूरत नहीं है, यूथ है, यूथ में अच्छी ब्लड सर्कुलेशन होती है, आप क्या इसमें रेटिनॉल लगा लेंगे और क्या इसमें नाइसिनामाइड लगा लेंगे। एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर कीजिए। जब आप 30s में पहुंच रहे हैं, 30s में आपको थोड़ी सी ब्राइटनिंग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज स्किन की एक्सफोलिएशन थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो आप सॉल्ट सुन रहे हैं, नाइसिनामाइड सुन रहे हैं, वो लगाइए, अजीलिक एसिड सुन रहे हैं, ये ब्राइटनिंग चीज़ें हैं, ये सिर्फ डेड सेल्स को हटा रही हैं और आपकी स्किन को चमक दिखा रही हैं बेसिकली। लेकिन जब आप 35+40 पहुँच गए, अब आपको रिपेयर की ज़रूरत है। अब आप बच नहीं सकते हैं। मतलब कितना कुछ करना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। 10 साल में चेंज बता रही हूँ श्वेता, 10 साल तक तो एक ही चीज बता रही हूँ। देखिए, एक दिनचर्या बताती हूँ। सुबह उठिए, मुंह धोइए, और आप घर में ही हैं तो चाहे आप नॉर्मल पानी से मुंह धो सकते हैं। जब आप बाहर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर आप 11 बजे से पहले ऑफिस जा रहे हैं तो आपकी सनस्क्रीन की अहमियत इतनी नहीं है। सनस्क्रीन का मतलब है जब आप 11 बजे से 4 बजे की धूप में बिल्कुल धूप में जा रहे हैं, बिकॉज उस टाइम यूवीए यूवीबी ज़्यादा होती है। आजकल का एक चलन ये भी है कि सनस्क्रीन बस घर में भी लगा के बैठे रहिए और जब निकल रहे हैं तब लगाइए, लेकिन वो पोर्स को बंद कर देती है, पसीने ज़्यादा आने लगते हैं। तो सुबह उठिए, एक हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगाइए, बिकॉज वो ज़रूरी है ताकि स्किन मॉइस्ट रहे। अब फीमेल्स में एडवांटेज ये है कि थोड़ा सा हम लोग मेकअप कर लेते हैं, तो एक जो आप फाउंडेशन लगा रहे हैं, लिक्विड फाउंडेशन, 2 ड्रॉप लगाइए, उसको पूरे पे फैला दीजिए। वो अच्छा सा आपका सनस्क्रीन का काम भी करेगा, आपका एक कंसीलर का काम भी करेगा। बस मेल्स के साथ दिक्कत क्या होती है, उन्हें कुछ बोलो तो वो तो बेचारे कुछ लगा नहीं रहे। जरूरत भी नहीं है, दाढ़ी है, चश्मा इतनी है ना, दाढ़ी तो सिर्फ यहाँ है, इतना ही तो नजर आना है। पर जब मेल्स में एजिंग आती है तो सबसे ज्यादा आप देखिए यहाँ आती है, आंखों के पास जो है क्रीजेस सबसे ज्यादा आती है। तो मेल से मेरी हमेशा रिक्वेस्ट यही रहती है कि मॉइस्चराइजर तो जरूर लगाएं। मॉइस्चराइजर इज अ स्किन केयर प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ कॉस्मेटिक, इट्स नॉट अ मेकअप, वो हमारी स्किन केयर का हिस्सा है। और अगर कोशिश करके हल्का सा कैलेमीन लोशन लेके, एक ना स्किन को आप नेकेड स्किन बाहर नहीं जा सकते, आपको एक लेयर बनानी पड़ेगी। मतलब इतना तो करना पड़ेगा, या तो शिफ्ट हो जाइए कहीं रामकुटी में, और अगर आप दिल्ली नोएडा में रहना चाहते हैं। नो, बट आई विजिटेड अ डॉक्टर वंस, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी पिगमेंटेशन के कारण, डर्मेटोलॉजिस्ट, सो ही सेड कि स्किन, फेयर स्किन को ज़्यादा, दे आर मोर प्रोन, इज इट? फेयर स्किन में पिगमेंटेशन नजर ज्यादा आएगी ना, तो जल्दी पिगमेंट हो जाएगा। ओके तो जो सांवली स्किन है उसमें पिगमेंटेशन नजर आने में वक्त लगता है, वो पूरी टैन ज्यादा होती है, जो ब्लॉचेस होते हैं पिगमेंटेशन के वो कम आते हैं उसके अंदर। ओके, देन ही सेड कि अगर ट्यूबलाइट में भी बैठे हो, मतलब कहीं से खिड़की से भी रोशनी कमरे में आ रही है, तो यू हैव टू वेयर सनस्क्रीन। मैं वही बोल रही हूँ कि अब होता क्या है कि जब आप पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको बोला गया रात को आप ये क्रीम्स लगा लीजिए, ठीक है, तो रात को तो आप पिगमेंटेशन कम कर रहे हैं, और दिन में आप किसी भी तरह की लाइट में बैठे हैं तो वो दोबारा। पिगमेंटेशन क्या है, टैनिंग क्या है? इट्स अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। हमारी स्किन में ऑटोमेटिकली जब हम धूप में जाते हैं, और इसीलिए मैं 11 से 4 बोल रही हूँ, बिकॉज 11 से 4 में यूवीए यूवीबी बहुत ज़्यादा होती है। यूवीए कॉजेज एजिंग एंड यूवीबी कॉजेज बर्निंग। तो उनके नुकसानदायक इफेक्ट से बचने के लिए आपकी सनस्क्रीन की अहमियत हो गई है। अब ये जो लाइट्स हैं, इसमें ब्लू लाइट है, अब कहने को तो लाइट तो है ही ना, पर अगर आप इतनी सनस्क्रीन लगाएंगे फिर विटामिन डी भी कहाँ से आएगा,
और क्या वो वाजिब है? इतना पसीना तो मुझे बगैर कुछ किए आ रहा है, तो अगर मैं इस पे एक सनस्क्रीन लगा के बैठ जाऊंगी तो कैसे होगा? आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट क्या कर रही हूँ आपसे, एक फाउंडेशन लगा लीजिए या एक कैलामीन लोशन लगा लीजिए, तो वो आपका फिजिकल सनस्क्रीन बन गया ना, उसने एक लेयर बना ली। तो ये जो लाइट आ रही है वो आपके स्किन के सेल्स के अंदर जाने से पहले यहीं पर ही एब्जॉर्ब हो रही है, और फिजिकल सनस्क्रीन लगाई तो वो डिफ्लेक्ट हो रही है। तो मकसद यही है। सनस्क्रीन क्या होती है? सनस्क्रीन, ये स्किन की लेयर्स हैं, सनस्क्रीन यहाँ बैठती है। इट्स एन एक्टिव प्रोडक्ट। एक्टिव प्रोडक्ट का मतलब है कि वो लगातार काम कर रही है, वो जो रोएज आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब कर रही है, उनको नीचे नहीं जाने दे रही है। 2 घंटे में ब्लड फ्लो आता है, वो उस सनस्क्रीन को लेके चला जाता है। तो या तो आप हर 2 घंटे में लगा रहे हैं और या आप ना लगाएं, उससे बेहतर है, क्योंकि 2 घंटे में नहीं लगाया तो पहले तो आपने इतनी प्रोटेक्शन दे दी कि वो स्किन को बेचारी को छतरी भी दे दी, दुपट्टा भी दे दिया, और 2 घंटे बाद बिल्कुल उखड़े हुए बैठे। तो देन इट्स कॉजेज, जैसे होता है ना हड़बड़ी में कोई चीज़ की जाती है, अगर मैं किसी स्प्रिंग को बहुत देर से, उसको बहुत ज़ोर से बंद करूं और छोड़ूं तो वो ज़्यादा दूर वापस आएगा ना। तो प्रैक्टिकली हिंदुस्तानी आदमी नहीं लगाता सनस्क्रीन, कुछ भी हो जाए। मुझे तो यही लगता है कि सनस्क्रीन लोग तब तलाशते हैं जब चलो बीच पर जा रहे हैं। बिल्कुल चलो तलाशना चाहिए, बिल्कुल तलाशना चाहिए। बीच पे जा रहे हैं तो... बीच पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं। एक तो जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम धूप में 45 डिग्री में कहाँ खड़े होते हैं, पर जब आप घूमने जा रहे हैं तो आप जाहिर बात है आउटडोर्स ज्यादा हैं, और बीच और पहाड़ों पे दोनों जगह द सनरेज आर हार्शर बिकॉज दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द वाटर, और थोड़ा सा पोल्यूशन भी उन जगहों पे कम होता है, तो पोल्यूशन कम होता है तो सनरेज भी आती हैं। वो तो लाजमी है, वाजबी है कि आपको करना ही पड़ेगा। जब आप जा रहे हैं घूमने के लिए तो आपका जो बैग होगा, बीच बैग, उसमें सबसे पहले सनस्क्रीन होनी चाहिए और लगानी भी चाहिए। ओके, सो बेसिकली फिर एंटी एजिंग हम कब से शुरू करें केयर? 35 से। 35 से पहले आपको एंटी एजिंग की कतई ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि 20 से ही हम डॉक्टर के पास चले जाएं और ये 20 जो है वो 21 ना हो जाए, मतलब 20 पे रोक लो। 20 पे आप क्या जानना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? 16? नहीं तो क्या हम रोक सकते हैं? मतलब काफी हद तक तो रोक सकते होंगे। नहीं, रोक आप किसी चीज को नहीं सकते, आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। आप जो एजिंग ग्रेसफुली बोला जाता है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां पर ताला लग गया है एजिंग होने का। आप उसको स्मूथ कर रहे हैं उस प्रोसेस को, कि सडनली जैसे अगर आपको लगता है कि आप अब भाग दौड़ का आप बोल रही हैं, जिंदगी में इतना स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस आपके चेहरे पे नजर आए, वो ना नजर आए, उसके लिए आपको स्किन केयर चाहिए ना। स्ट्रेस तो आपकी जिंदगी से जाने वाला नहीं है, जॉब भी आपका यही रहेगा, और जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे तो वो स्किन पे वो 4 गुना नजर आएगा। अगर आप 40 के हैं तो आप 50 के नजर आएंगे। तो 20 का आदमी 20 से कम नहीं लग सकता, 40 का आदमी 30 का लग सकता है। लेकिन क्या हम बहुत हद तक इसको कर्टेल कर सकते हैं, मतलब विथ राइट फूड, डिहाइड्रेशन? और एंटी एजिंग इज अ कॉन्सेप्ट। Why do people age faster? Why do some people age faster? Smoking, alcohol, outdoors, ये जो भी जिसके लाइफस्टाइल में शुमार है, इंक्लूडेड है, आप 50,000 क्रीम्स भी लगा लीजिए, वो एजिंग को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने उस प्रोसेस को हैसन कर दिया है। एजिंग होता क्या है ये बताइए, कि एजिंग का मतलब क्या है? ठीक है, मतलब है कि क्रीजेस नजर आ रही हैं। हो क्या रहा है? आपका जो सेल टर्नओवर है, सेल्स हैं, डिवाइड कर रहे हैं, पुराने मरते हैं, नए सेल्स उनकी जगह ले लेते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इनका डीएनए छोटा होता चला जाता है। तो जो नया सेल डिवाइड होके आया, उसकी क्वालिटी बहुत खत्म हो गई, बहुत कम हो गई। तो वो उसके जो अपने काम है, सेल क्या है? सेल का काम है, सेल का काम ये है कि सनरेज को अंदर ना लेके जाए, पिगमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन रहे। पिगमेंट तो हमेशा 30s 40s में ही शुरू होता है ना, उससे पहले क्यों नहीं होता? बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हर चीज का, एक चीज बन रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इट्स लाइक अ पाइपलाइन। अब जब विद एज या आपके लाइफस्टाइल की वजह से उस पाइप्स में अगर क्लॉग्स आने लगे तो वो जगह पिगमेंट वहां पर इकट्ठा होने लगा। टिल यू आर 35 द रेट कि जो सेल डिविजन है और सेल की जो डेथ है या सेल का जो डिटोरिएशन है वो यूथ की तरफ होता है। सेल डिविजन इज फास्टर एंड बेटर एंड द न्यूअर सेल्स आर। 35 के बाद
बाद वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर अब आपको उसको हेल्प करना पड़ेगा, और हेल्प करने के लिए आपको जो लेयर्स आ गई हैं, जो लेयर्स नहीं हट रही हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। और यहाँ पर फिर आपकी मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, इनकी अहमियत आ जाती है। हाँ, ये बहुत सुनते हैं एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, तो ये सब मतलब क्या है? मैं तो पहले ऑक्सीडेंट बताइए क्या है, तो तब एंटीऑक्सीडेंट आएगा। ऑक्सीडेंट इज फुल ऑफ ऑक्सीजन? नहीं, उल्टा है। ऑक्सीडेंट्स जो हैं उसका मतलब है कि फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में वैलेंसीज हैं, और ये सब कोविड के बाद ज्यादा हो गया, बिकॉज कोविड के बाद हमारी जो इम्यूनिटी है वो काफी कम हो गई है। तो इम्यूनिटी क्यों कम हो गई? कई बार आपको, मुझे ये लगता है कि हर आदमी को, चाहे उसने कॉमर्स पढ़ी हो या साइंस पढ़ी हो, एक बेसिक बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो सबको एक कोर्स, कॉस्मेटोलॉजी कोर्स की जगह बेसिक कोर्स होना चाहिए। क्या आपको पता होना चाहिए कि लिवर क्या वर्क करता है, किडनी क्या वर्क करती है, स्किन क्या वर्क करती है। अगर आपको पता हो क्या हो रहा है तो आप उसमें हेल्प कर सकते हो। आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है तो फिर आप उसमें क्या हेल्प और क्या उसका नुकसान करोगे। ऑक्सीडेंट्स का मतलब है बॉडी के अंदर हमारी सेल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, H2O है, पानी भी H2O ही है। जब स्ट्रेस होने लगा, सेल की डिवीजन में फ्री रेडिकल बनने लगे। O2 की जगह O3+ बना है। अब वो O3+ जो है वो कहीं जाके किसी सेल में चिपकेगा और अपनी वैलेंसी को क्वेंच करेगा, माने अपने जो उसका अधूरा रह गया है उसको पूरा करेगा। जिस सेल में वो जाके वो फ्री रेडिकल लगेगा उसकी जिंदगी वो कम कर देगा। तो ये है ऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की महिमा ये है कि जब आप वो एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं तो वो ये जो फ्री रेडिकल घूम रहे हैं ब्लड में उसको ठीक कर देते हैं। सो वी नीड टू कंज्यूम फूड विच इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। लेकिन ये जो नए नए टर्म्स हम रोज सुन रहे हैं डॉक्टर शैला, हम पहले नहीं सुनते थे। कोविड के बाद ये सब शायद ज्यादा हो रहा है। कोविड के बाद इनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई है। नॉर्मली क्या होता था कि वो दाल, रोटी, चावल और फ्रूट्स में हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत काफ़ी हद तक पूरी हो जाती थी। कोविड के बाद ज़रूरत बढ़ गई, ज़्यादा फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बनने लगे, इम्यूनिटी हमारी कम हो गई, और कहीं ना कहीं जो फूड का स्टैंडर्ड है, आप अगर गेहूं भी खा रहे हैं, आप बड़े खुश हैं कि जी आप दाल खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं और आप प्रोटीन खा रहे हैं, उसके अंदर वो भी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। हमारी जब हम पैदा हुए थे, हमारी जो जीन्स हैं, जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है, उसको थोड़ी पता था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं आ जाएगा। और आपने हिंदुस्तान में कभी वीट एलर्जी सुनी थी? हम तो वीट नेशन है। पता नहीं ग्लूटेन और सीलियाक, ये क्यों? इसीलिए बिकॉज द फूड इज मॉडिफाइड। जो गेहूं, जो राइस की क्रॉप है वो मॉडिफाइड है, वो जल्दी पक रही है। जो वीट है वो अलग है। बैंगन तक तो बेचारा नॉर्मल नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो वो जो है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उनके एब्जॉर्प्शन की हमारे सिस्टम को भी आदत नहीं है। शायद अगली जनरेशन जो आएगी, शायद 10-12 साल बाद जो आएगी, उनको इन्हीं फूड्स की आदत होगी। तो उन्हें शायद अगर हम देसी घी खिला देंगे तो उन्हें वो नहीं पचेगा। हाँ, वो नहीं पचेगा। एग्जैक्टली। तो हाउ योर सिस्टम इज एब्जॉर्बिंग। क्या आपने इतने मीठे तरबूज, हर तरबूज मीठा होता था? मुझे तो याद है कि हमारे यहाँ 6 खुलते थे तो 1 मीठा होता था। नहीं, अभी भी ऐसे होते हैं जो नहीं मीठे होते हैं। ज्यादातर आप देखें, मतलब तो वो कहीं ना कहीं दिस इज मॉडिफिकेशन ना। एवरीथिंग इज सुंदर, फ्रूट में भी टैग लगा हुआ है, सब कुछ दिखने में बड़ा अच्छा है, वैक्स की लेयरिंग है उसके ऊपर। तो वो जो आप, तो इसलिए हमारे फूड से जो हमारी जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं फिर हम उसको टैबलेट फॉर्म में लेने की कोशिश, देने की करते हैं। जरूरतें पूरी हो जाती थी, पहले हो जाती थी, जरूरत कम थी और अवेलेबिलिटी थी। अब जरूरत ज्यादा है और जो भी अवेलेबल है वो भी हाई क्वालिटी की नहीं। तो अब तो जैसे हम मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स और प्रोटीन पाउडर और पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, फिर भी दिक्कत है। नहीं, इसीलिए तो ले रहे हैं कि उस दिक्कत से बच जाएं। प्रोटीन पाउडर किसके घर में होता था? कभी आपने सुना है प्रोटीन पाउडर? अब तो हर आदमी प्रोटीन पाउडर ही ले रहा है। तो प्रोटीन की जरूरत हमारी जो है वो पनीर से पूरी होती थी, दालों से पूरी होती थी। अब तो लगता है कि अगर प्रोटीन पाउडर ना पिया तो आपकी जरूरत। अच्छा, दूसरी चीज यही है, ज़रूरत जैसे मैं बोल रही हूँ कि वो इनपुट और आउटपुट का ज़माना है। हर आदमी जिम जा रहा है, हर आदमी को मसल्स बढ़ानी है। तो अगर आपकी मसल्स ग्रो कर रही हैं तो उसकी फूड रिक्वायरमेंट भी तो ज़्यादा बढ़ गई ना।
तो अगर आप उसमें प्रोटीन नहीं दे रहे हैं तो वो मसल्स तो फिर भी अपना खाना पूरा करेगी, तो कहाँ से जाएगा? जाएगा आपकी बॉडी से जो चीजें जरूरी नहीं है, जिसमें बाल। जब भी लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं या प्रोटीन पाउडर ज्यादा लेते हैं तो हेयर फॉल होता ही होता है, बिकॉज उस वजह से वो सारी एनर्जी इधर चली जाती है। ये बेसिक इनपुट और आउटपुट मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, आपको अगर वजन घटाना है तो सबसे पहले आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए रादर देन खाना कम कीजिए। जब आप एक्टिविटी बढ़ाएंगे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, जब आप डाइटिंग करेंगे तो फिर वो एनर्जी कंज्यूम होगी। आपने पहले खाना रोक दिया, आप डाइटिंग पे चले गए तो आपकी बॉडी स्लो हो गई, अब आप आलसी हो गए, आपको उठने में आपको रियलाइज भी नहीं हुआ। लेकिन उससे हमारे स्किन पे असर दिखने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डाइटिंग में सबसे पहले 2 चीजें होती हैं। एक तो 40 साल की लेडीज को बहुत ज्यादा शौक हो गया है वजन लूज करने का, तो उससे क्या होता है कि सडनली यू लूज द पैड ऑफ फैट, वो पूरा यहाँ से चला जाता है, स्किन पूरी लटकने लगती है। अब इसके बाद फिर जो है वो अब लटक गई, आप पतले तो हो गए लेकिन आपका वो जो रौनक थी वो चली गई। अब आप एंटी एजिंग की तरफ जाएंगे, अब आप जाएंगे थोड़े से इन्वेजिव चीज़ों पे, जिस पे आ जाता है बोटॉक्स, जिस पे आ जाते हैं फिलर्स। आजकल आपने देखा सबका जो है वो फीचर्स बदल गए हैं, सबके फीचर्स हो गए हैं ये थोड़ा सा उभरा हुआ और आंखें छोटी, यूनिवर्सल हो गया। चाहे वो ऐश्वर्या राय थी, सुष्मिता सेन थी, हमारे बहुत सारे टीवी के एंकर्स हैं, आपको उनका जो ओरिजिनल फीचर थे वो तो कहीं खत्म हो गए। वो तो सब मॉडिफाइड है। तो मॉडिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने जब वजन लूज किया तो ये सब चला गया, आपका जो एक पैड ऑफ फैट था वो चला गया। मैं आज अगर वजन लूज कर दूं तो आई विल लुक 60, आई एम स्टिल नॉट 60। तो आपको उस हिसाब से करना है। तो ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध की आप एक दौड़ में चल रहे हैं, उसके प्रोज और कॉन्स जानिए। तो फिर आ जाता है, अब लोग बोटॉक्स की तरफ जा रहे हैं, फिलर की तरफ जा रहे हैं। भाई जो एक आपकी ब्यूटी थी वो आपने वेट लॉस करके या किसी भी वजह से वो कम हो गई है, तो अब आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो अब आप फिर ले रहे हैं दूसरे सहारे। तो अभी आपने जैसे नाम लिया ऐश्वर्या राय या तमाम ऐसी एक्ट्रेसेस, एंड वी एस्पायर टू बी लाइक देम, बट हम जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल लेते हैं शेफाली जारीवाला का। जो रिपोर्ट्स थी वो यही सजेस्ट कर रही थी कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट पे थी। हाँ, सो मतलब इस हद तक पागलपन हो जाता है कि इट कैन कॉज अस डेथ। इट विल, द एंटी एजिंग ट्रीटमेंट पर से खुद वो उस डेथ की जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जब आप किसी ट्रीटमेंट को ले रहे हैं तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन ले रहे हैं ना। तो उनको एपिलेप्सी थी, उनकी एपिलेप्टिक ड्रग्स चल रही थी, वो एक्सेसिव जिमिंग कर रही थी, उस दिन शायद उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, उसके दौरान आपने एक आईवी ड्रिप और चढ़वा ली जिसका काम है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा और फास्ट करना, तो सब कुछ इकट्ठा हो गया। तो ऐसा नहीं, आपको पता है आजकल शादियों में देर आर ड्रिप बार्स, 4 नर्सेस खड़ी होती हैं और वो लगी हुई होती है जहाँ पर आईवी ड्रिप में लोग मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं कि जो हैंगओवर हो गया है वो कल तक खत्म हो जाए और कल वो फिर पार्टी के लिए तैयार हो जाए। Really? जी, I'm surprised to know. Don't be surprised by anything. हर चीज की जल्दी है। मैंने तो सुना डॉक्टर शर्ला की एक पार्टी दिल्ली में ऐसी भी हो रही है विदाउट अ ब्राइड एंड अ ग्रूम, जहाँ जाके आप यू पे सर्टेन अमाउंट एंड यू फील लाइक यू आर इन अ शादी। हाँ, मतलब मैंने ये सोचा कि हम अपने रिश्तेदारों के में तो जा नहीं पा रहे और पीपल विल पे एंड गो टू अटेंड सच पार्टी। तो सोचिए यहाँ पर पार्टी, आज भी पार्टी, आज संगीत है, कल मेहंदी है, परसों वो है, तो आखिर भाई बॉडी ही तो है, कितना पिएंगे और कितना वो उतारेंगे। तो देन देयर आर न्यूट्रिशनल बार्स। बार्स का मतलब है बार, मतलब वहां पर बजाय आपको देने के आईवी ड्रिप लगाई जा रही है। तो आप आईवी ड्रिप लगाइए तो आपके जो टॉक्सिन्स बने हैं वो निकल जाएंगे। दूसरी चीज, हर चीज की अति बुरी है। आईवी जो ट्रीटमेंट है, इंट्रावीनस जो ट्रीटमेंट, देखिए एंटी एजिंग नहीं, ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट नहीं थी जो शेफाली जरीवाला की थी, वो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है, ग्लूटाथियोन है और बहुत कॉमन है, हम भी बहुत देते हैं, बड़ा अच्छा काम करती है। पर वही है कि जब आप देते हैं तो पेशेंट की हिस्ट्री जान के देते हैं कि भाई आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, आप कोई और दवा तो नहीं ले रहे हैं, और अगर आप किसी एक्सेस उसमें जा रहे हैं, ट्रेकिंग में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो उन दौरान रोक दीजिए। हर चीज का एक तरीका होता है। यहाँ पर क्या हुआ था कि इन्हें सब कुछ चाहिए, और मुझे लगता है कि ये जो, जैसे आपने बोला था ना कि हमारे पास टाइम कहाँ से आएगा कि हम इतना कुछ करें, उनकी जिंदगी यही है।
आपकी और मेरी नहीं है। हमारी जो रोजी रोटी मान लीजिए या जो दिन भर का वो है, वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि हाउ वी आर लुकिंग। तो उनकी तरह एस्पायर दिखने की एस्पिरेशन बिल्कुल गलत है। फिर वही रिपीट करूंगी, यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। आपकी जो स्किन है उसको आप कैसे अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं तो आप सुखी रहेंगे। अगर मुझे लगता है कि अगर ऐश्वर्या राय को भी मुंह धो के हमने देख लिया तो थोड़ा बहुत तो पिगमेंटेशन होने भी नजर आ ही जाएगा। अच्छा डॉक्टर, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें मतलब 10 में से कितने मेल होते हैं? मेल भी आजकल कॉन्शियस हो चुके हैं। बहुत कॉन्शियस है, बहुत। उन मेल्स के अलग मुद्दे भी हैं, मेल्स की अलग कहानियां रहती हैं, उनको बेचारों को वो हेयर लॉस के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं। पर आजकल कॉर्पोरेट कल्चर जो है तो उसमें तो एवरीबडी हैज टू लुक गुड का मतलब है कि यू शुड लुक अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू योर जॉब। आप दौड़ में पीछे नहीं रह सकते। नहीं, क्योंकि जब मैं मतलब पार्लर वगैरह में जाऊं तो मैं देखती हूँ कि औरतें उतना नहीं ट्रीटमेंट करा रहे होते जितना मेल, मतलब दे हैव ऑल दोस फेस पैक एंड शीट्स एंड सब लगा के बैठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनमें बहुत दे आर मोर अलर्ट आई थिंक नाउ। दे हैव, पहले एक शर्मिंदगी होती थी कि वो एक फीमेल थिंग होती थी, अब वो हट गई है, विच आई एम ग्लैड। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि स्किन तो ह्यूमन स्किन है, वो कोई मेल और फीमेल स्किन नहीं है, अलग है, फर्क है। मेल की स्किन थोड़ी सी थिक होती है और मेल्स की स्किन में हार्मोनल चेंजेस नहीं होती हैं जो हमारी स्किन में होती हैं, पर स्किन तो स्किन है। तो एक हल्की सी एक्सफोलिएशन, एक हल्का सा अगर आप ब्राइटनिंग करेंगे तो उसमें नुकसान क्या है? चमकना तो सभी चाहते हैं। और दूसरी चीज जैसे दाढ़ी होती है, यहाँ तो आप एक्सफोलिएट कर रहे हैं, पर बाकी चीजें तो हैं। तो जैसे पहले प्री ब्राइडल होता था तो अब प्री ग्रूम सर्विसेज भी अवेलेबल है, तो लड़के भी उतना ही ब्राइट लगना चाहते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। पर वही बात, कंसिस्टेंसी, मतलब ये एक दिन का काम नहीं है। कि ज्यादातर जो है मेरे पास जो ब्राइड एंड ग्रूम आते हैं वो शादी के बाद थोड़े से गायब से हो जाते हैं, तो वो फिर जब 3-4 महीने बाद आते हैं, मैंने कहा वो हो गया, मतलब जो चाहिए था। तो कम से कम आगे की केयर तो सीख लीजिए। मतलब हम कोई ऐसा ये नहीं कह रहे हैं। अच्छा, how important it is for anyone to visit a cosmetologist या dermatologist, मतलब एक रूटीन केयर, इन सब के लिए भी हमें जाना चाहिए टू नो कि हमारे लिए क्या जरूरी है। When you are 35 plus and you are living a भागा दौड़ी वाली हेक्टिक स्ट्रेस लाइफ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने के सर्दी गर्मी बरसात, एक बार सर्दी में जाएंगे ताकि विल टेल यू द सर्दी का प्रोडक्ट्स। फिर उसके बाद जब गर्मी आएगी देन दोज प्रोडक्ट्स विल चेंज, ह्यूमिडिटी में द प्रोडक्ट्स विल चेंज विद इन अ ईयर। 3-4 विजिट में आई ऑलवेज टेल पीपल कि ये पेपर संभाल के रख लीजिए, बिकॉज अगले साल फिर सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी, तो आपको अपनी रूटीन केयर पता लग जाएगी। लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये हो गई ना कि हर कोई बेचने को और करने को निकला है। तो आप कहीं गए तो उसमें आपको 10 तरह के पैकेज दे दिए गए कि आप इतनी पील्स करा लीजिए, इतना लेजर करा लीजिए, इतना ये करा लीजिए, और आपकी इनसिक्योरिटी है तो आप करा भी रहे हैं। तो आप जाइए और बोलिए कि मुझे मेरी स्किन केयर के बारे में बता दीजिए। वो जो सजेस्ट करें एक बार करा के देखिए। जो फर्क तो यही पड़ना चाहिए ना कि फिर आपको दोबारा उन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। तो अपना कोई एक ट्रस्टेड डर्मेटोलॉजिस्ट ढूंढिए। अब ये एक अलग दिक्कत हो गई है मेरे पास, मैं ये बोल के चली जाती हूँ, फिर लोग मुझे ढूंढ के, और मेरा क्लिनिक बहुत बिजी रहता है, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, तो बतेरी डिजीजेस ये सब। फिर जब 25 पेशेंट देख लिए तो 26वां आएगा, कहेगा मैम मुझे मेरी स्किन केयर बता दीजिए। तो विच बिकम्स अ वेरी टैक्सिंग थिंग फॉर मी, बिकॉज स्किन केयर बताने का मतलब है 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटे की गुफ्तगू। जैसे ये हम जाएंगे अगर डॉक्टर के पास, तो डू वी नीड टू नो कि हमारा स्किन टाइप क्या है? व्हाट इज अ स्किन टाइप? मतलब अगर आप बैठ के मुझसे पूछें मेरा स्किन टाइप क्या है बताइए, तो मैं नहीं बता सकती। मैं तो आपको अभी देख रही हूँ, मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगी कि क्या स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सर्दी आती है तो आपको क्या ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत पड़ती है, क्या फेस ऑयल की ज़रूरत पड़ती है? पूछिए। हाँ, तो अब बताइए आपको जो है पसीना ज़्यादा आता है? बहुत। हाँ, तो अगर जिसको पसीना आता है तो उसकी स्किन सीधी सीधी ऑयली की तरफ चली गई, मतलब इतना ज़्यादा। एग्जैक्टली तो फिर हम उसका तरीका आपको बताएंगे कि उस पसीने को रोकने का क्या तरीका है। ऑयली टाइप स्किन, वो ऑयली टाइप, और ऑयली टाइप स्किन जो है, स्किन टाइप एक थोड़ी रहता है। स्किन टाइप जो
जब हम सब टीनेजर थे तो हम सबकी ऑयली स्किन थी, वो चाहे पूरी ऑयली थी या टी जोन ऑयली था। जब हम 20s में पहुंचे तो वो नॉर्मल की तरफ जाने लगी, लेकिन 35-40 तक होते होते फिर आपकी स्किन ड्राई की तरफ ही जाएगी। अब इस दौरान आपने क्या किया? क्या आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाए या बहुत पील्स कराई या बहुत लेजर कराए? तो डॉक्टर, मैं सच्चाई बताऊं, मतलब मैं दर्शकों के सामने ये बात कह रही हूँ, बट कसम से मैंने बचपन से लेके आज तक एक भी क्रीम, एक भी फेस वॉश अपने चेहरे पे लगाया ही नहीं। तो फिर क्या करती हैं? कुछ नहीं, एक्चुअली कसम से बोल रही नहीं, तो then you are blessed with a good skin। तो कसम से बोल रही हूँ, और कई 99% लोगों की नहीं होती है। आज तक नहीं लगाया। और मुझे कई लोग कहते हैं कि तुम्हें लगाना चाहिए, अब थोड़े वो रिंकल्स दिख रहे हैं, ये है वो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगा ही नहीं सकती, कभी लगाया ही नहीं। जिस दिन और मैं आपको ये बात बताऊं, जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना, जिस दिन स्किन खिंचने लगेगी, वो अपने आप बोल देगी कि कुछ लगाइए। ओके, यू विल नॉट, इट्स नॉट अ थोपा हुआ चीज के लगाना ही चाहिए। अब आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आपको खुद आपका हाथ बढ़ जाएगा लगाने के लिए। तो अगर आपको, इसीलिए आपने नहीं लगाई तो आपकी स्किन आपको बता देगी। लेकिन सोचिए कि अगर आप 20 साल से आप रोज रेटिनॉल भी लगा रही हैं, सुबह नाइसिनामाइड लगा रही हैं, फिर एस्कॉर्बिक एसिड लगा रही हैं, फिर क्या होगा? ये कि इस कारण से भी नहीं लगाती, ये सारे नाम सुन के डर लगता है। तो ज्यादातर बच्चियां ही बोलूंगी उन्हें, सबके हाथ में क्रेडिट कार्ड है, दाम का कोई वो नहीं है, इंस्टा रील पे रोज कुछ ना कुछ नया आ रहा है। वो मेरे जैसा सीनियर आके जब बोल देता है ये गलत है, तो मेरे ऊपर बड़ा वो भी आता है कि नहीं, इन मैम को तो पता ही नहीं है, कि मैम को तो करे। बेटा, पता क्या नहीं है, पता तो सब कुछ है कि किस चीज से क्या होता है। अब हर आदमी हर एज पे, अगर एक यंगर 20 साल का आदमी 25 चीजें लगाएगा, तो जब वो 40 साल का होगा तो तब तक तो उसकी स्किन का टेक्सचर खत्म हो ही चुका है ना, चेंज हो ही चुका है। चूज अ प्रोडक्ट। हमारे जैसे बहुत यंगस्टर्स होंगे जो प्रोग्राम देख रहे होंगे, जेन जी कहते हैं जिनको, तो वो कैसे चूज करें? जेन जी एज के हिसाब से चूज करेंगे। जब आप 20s में, जब आप टीन्स में हैं, तब तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्किन को क्लीन कर लीजिए, एंटी एक्ने ट्रीटमेंट कर लीजिए, ताकि जो अगर एक्ने हो रहा है वो निशान ना छोड़ के जाए। जब आप अपने 20s में हैं, नाइसिनामाइड एक बहुत अच्छा सॉल्ट है जो ब्राइटनिंग करता है। अब नाइसिनामाइड मैंने बोल दिया, नाइसिनामाइड जो ओवर द काउंटर कंपनीज दे रही हैं, जो सब खरीद रहे हैं और सब प्रमोट कर रहे हैं, 1% 2% नाइसिनामाइड। जो काम करता है वो 20% नाइसिनामाइड करता है। तो वो नाइसिनामाइड का छींटा डाल के वो प्रोडक्ट को बना दिया नाइसिनामाइड, और सब लगाए जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। हाउ डज वन फाइंड? तो आपको मेडिकल ग्रेड चाहिए ना, यही डर्मेटोलॉजिस्ट का इफ वो आ गया ना। आप एक बार अपने किसी भी आस-पास किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, वो आपको ब्राइटनिंग जो है आपको 4 नाम बता देगा, आप खरीदते रहिए, लगाते रहिए उसे। जब तक आप 30 साल के नहीं होते तब तक नाइसिनामाइड और एक दूसरा सॉल्ट होता है अजीलिक एसिड, ये हमें चूज करना पड़ता है। मतलब अजीलिक नॉर्मली किसी को इरिटेट कर देता है, तो हम ओवर द काउंटर ऐसे ही नहीं बोल देते। 30s में फिर आपको चाहिए, अगर आपकी स्किन अब ड्राई होने लगी तो हाइलुरोनिक। बड़ी, अगर आप जाके गूगल पे सर्च करें द प्रोडक्ट इन योर 20s यू शुड यूज, लिखा हुआ आ जाएगा। इन योर 30s इफ यू हैव ड्राई स्किन व्हाट यू शुड यूज, वो आ जाएगा। पर उसकी सही परसेंटेज को इस्तेमाल करें। सिर्फ मन, एक जमाना था हमारे यहाँ, एक जो जनरेशन है, जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, हमारी फॉर्चुनेटली उसमें से नहीं है, मैं तुमसे बड़ी हूँ, ऑर्गेनिक पे बड़े नाचते थे कि बस ऑर्गेनिक है और नेचुरल है तो सब कुछ सही है। क्या है, जो ड्रग एक्ट ऑफ इंडिया है वो ये कहता है कि अगर 1% भी उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक है तो यू कैन लेबल द प्रोडक्ट एज ऑर्गेनिक। तो फिर तो ये तो दुनिया यही करती थी, 2 गुलाब की पत्ती डाली, वो ऑर्गेनिक क्रीम हो गई, बाकी सब उसके अंदर वही वैक्स, थायलेट, सब कुछ वही है। यही हाल आज का जो हो रहा है कि सॉल्ट का नाम है, बस नाइसिनामाइड है। 1% नाइसिनामाइड करेगा क्या? तो आप जो है वो अपने दिल को खुश कर रहे हैं, अपनी जेब को खाली कर रहे हैं, और क्योंकि आप यंग हैं, आपको शायद उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। So basically, a dermatologist only can suggest us कि niacinamide या जो भी retinol use करना है। not over, हमेशा किसी भी मेडिसिन या किसी भी सॉल्ट का एक ओवर द काउंटर रूप होता है जो आप जाके खरीद सकते हैं। दे आर अलाउड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सॉल्ट इन दैट। एक प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट होता है जिसमें परसेंटेज ज्यादा होती है। तो अगर आपको जरूरत ही है
तो आप जाके लगा लीजिए। अगर आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ लगाना है तो लगा लीजिए 1%, वो नुकसान नहीं करेगा। पर क्या फायदा आप चाह रहे हैं, शायद आपको उसकी जरूरत ही नहीं थी ना। अच्छा, हम कुछ हद तक जो पुराने अपने घर में सुनते आ रहे हैं ट्रीटमेंट्स, घरेलू उपचार कह लीजिए, नानी दादी के नुस्खे कह लीजिए, मतलब वो थोड़ा बहुत मैंने किया था। तो जैसे मुल्तानी मिट्टी लगाना, ग्लिसरीन, गुलाब जल, ये चीज़ें, क्योंकि ये पता है आपको कि ऑर्गेनिक है, लेकिन क्या अब उससे काम नहीं चलने वाला? वो मेंटेनेंस कर सकती है, पर अगर आपको कोई दिक्कत हो गई है तो वो ठीक नहीं कर सकती। अब जैसे मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी का सीज़न है ये मई जून, जब ह्यूमिडिटी हो रही है, आप मुल्तानी मिट्टी को अच्छे से एक रोज़ वाटर में घोल के लगाएं तो वो आपका ऑयल जो है वो सोक करेगी, फिर वो ऑयली स्किन के लिए है। ग्लिसरीन रोज़ वाटर सर्दी में चला जाता है, और ग्लिसरीन रोज़ वाटर भी ड्राई स्किन के लिए, यंगर पीपल शुड नॉट यूज़ इट। ग्लिसरीन इज़ अ ह्यूमैक्टेंट, ह्यूमैक्टेंट का मतलब है वो मॉइस्चर को ट्रैप करके रखता है। और प्योर ग्लिसरीन क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वो बहुत थिक होता है, इट्स अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, तो इसीलिए आप उसको रोज़ वाटर में अच्छी तरह इमल्सिफाई करके और फिर लगाते हैं। तो होम रेमेडी के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आती है वो ये होती है कंसिस्टेंसी। किसी दिन तो आपने दाल बहुत पीस ली उसका स्क्रब बनाने के लिए, किसी दिन आपने ऐसे ही करके उसे लगा लिया, या किचन में खड़े खड़े आप टमाटर काट रहे हैं तो आपने टमाटर घिस लिया और आप सोच रहे हैं कि भाई ये तो पिगमेंटेशन कम कर देगा। तो एक्चुअली करता है कि नहीं? नहीं, अगर आप उसको सही से लगाएं, सही से कैसे लगाएं टमाटर? अगर आपको टमाटर लगाना है तो उसका जो है, जो लैक्टिक एसिड, फाइटिक एसिड है, वो काम कर रहे हैं, वो पिगमेंटेशन पे वो पिगमेंटेशन को कम कर रहे हैं, लेकिन वो उस पे कर रहे हैं जिसकी हल्की सी पिगमेंटेशन। अब आपके पूरा मिलाजमा भरा हुआ है तो वो बेचारा टमाटर नहीं करेगा। टमाटर लीजिए, उसके बीज निकालिए, उसका जो अंदर वाला एरिया है, एक ठंडे रूम में बैठिए। किसी भी होम रेमेडी के लिए, चाहे आपको मुल्तानी मिट्टी लगानी है, एक साफ सुथरा सुकून वाला रूम होना चाहिए जहां पर एयर हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पसीना बहाते हुए आप उसको लगाएंगे। Feel like a spa in the 5-star Exactly, hotel. जब तक आपको स्पा की फीलिंग नहीं आएगी वो काम भी नहीं करेगा स्पा। तो अपने घर में जब कोई नहीं है, ये हाउसवाइफ्स के लिए, गृहिणियों के लिए बहुत जरूरी होता है कि जब सुकून का टाइम है तब अपने कमरे में लीजिए, बैठिए, आराम से लगाइए, 10 मिनट तक उसे काम करने दीजिए, फिर उसे गुनगुने पानी से वॉश कर दीजिए, और उसके बाद ये तो आपने पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए लगाया, फिर एक फेस पैक जरूर लगाइए। अब वो फेस पैक मुल्तानी मिट्टी का हो सकता है, वो फेस पैक ये जो हमारा संदल का फेस पैक होता है, संदल का फेस पैक सर्दी में बहुत अच्छा काम करता है। रिक्वेस्ट कि जो भी यूज कर रहे हैं उसको गूगल करके हाउ इट वर्क्स। हर चीज की एक तासीर है, एक ठंडी तासीर है, एक गर्म तासीर है। तो अगर आप गर्मी में गर्म चीज लगाएंगे तो वो मुहासे करेगी, दाने करेगी, ऑयल ज्यादा करेगी। तो चीजें कब इस्तेमाल करनी है थोड़ा सा अंधाधुंध नहीं कर सकते। बट संदल तो चंदन, राइट? चंदन तो ठंडा होता है पर वो हीट एब्जॉर्ब करता है। ओके। तो उसको अगर आप गर्मी में करेंगे तो वहां पर वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें दाने होने की बहुत ज्यादा चिंता रहती है। तो और कई दर्शक जो है, मुझे ये लगता है डॉक्टर शैला कि ज़रूर मन में सवाल होगा, आप अपने सवाल लिख भी सकते हैं और आगे के एपिसोड्स में हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल हम डॉक्टर शैला से ज़रूर पूछें, चूँकि हम लाइव नहीं है इसलिए अभी नहीं ले सकते। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में होता है, मुझे लगता है इंडिया में मोस्ट ऑफ पीपल थिंक कि गोरा कैसे हो जाए। तो गोरे हो सकते हैं थोड़ा बहुत। जो आपका बेसिक कलर है, आप और मैं जिस कलर के हैं उससे हम थोड़ा सा नीचे, अगर हम धूप वूप में जाएंगे तो वो नीचे चला जाएगा, पर हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। जो इंडियन कलर है, स्किन कलर है, फिट्जपैट्रिक स्किन कलर होता है 1 to 6 जो हमारा टेक्निकल वो है, और हम जो है 3 to 6 में आते हैं, मतलब ब्राउन से लेके गोरे तक, गेहुआ से लेके गोरे तक हमारा हिंदुस्तानी रंग है। स्किन कलर जो है वो एक एडेप्टेशन है ऑफ द ह्यूमन रेस, आप कहाँ पैदा हुए। ये बात बड़ी लॉजिकल है, पर कहीं ना कहीं मैं जब भी बोलती हूँ लोगों को ना, दे डोंट वांट टू परसीव, सुनना नहीं चाहते आजकल। आप लॉजिक तो सुनिए। जो इक्वेटर के पास थे वो हमेशा उनका रंग गहरा हो गया बिकॉज सनरेज वहाँ पर ज़्यादा डायरेक्ट थी, और वो सनरेज जो है वो आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, एजिंग कर सकती थी। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर हुए, अब हम जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास रहते हैं, तो हम सब ब्राउन कलर के हैं। और यही कलर अगर आप दुनिया में देखें, जो हिंदुस्तानी कलर है वो जो साउथ अमेरिका में जो हमारे ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे रहते हैं उनका सेम कलर है हमारे जैसा। तो ये कलर इज एन अडेप्टेशन कि आप
किस हिस्से में अर्थ के रह रहे हैं और वहां पर सनरेज किस तरह से हैं। तो जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है थे, तो अब भाई ह्यूमन रेस तो सारे ही काले लोगों से बनी है ना, तो कैसे इतना कलर वेरिएशन आ गया। तो जहां कलर की जरूरत नहीं थी, जहां कलर की जरूरत नहीं थी, वो इवोल्यूशन में वो खत्म हो गया। तो जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, क्योंकि वहां पर सनरेज है ही नहीं, तो उनके अंदर कलर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कलर हल्का है। तो हमारा कलर क्यों है? हमारा कलर इसलिए है कि जिस तरह हम रहते हैं, सनरेज यहां तक आए, यहीं पर ही हमारे स्किन का कलर उनको वहां रोक दे और वो उससे नीचे जाके सेल्स के डीएनए को डैमेज ना कर सके, एजिंग ना कर सके। आपने देखा होगा कि हमारे तो जो बड़े बूढ़े भी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, किसी को आपने बहुत खराब स्किन, बहुत पकड़ स्किन नहीं देखा है। हाँ। और यही आप वाइट पीपल में देखिएगा, तो अगर वो ऑस्ट्रेलिया और इधर रहते हैं तो यहाँ भी इतने सारे पकरिंग होती है, ये भी इतनी पकरिंग होती है, बिकॉज उनके पास वो प्रोटेक्शन नहीं है। तो अब गोरा होने के लिए धूप में मत जाए, ठीक है, और जो धूप में जा रहे हैं तो एक हल्की सी प्रोटेक्शन करके जाएं कि ये जो प्रोसेस है, टैनिंग का जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट ना हो जाए। वही 11 से 4 वाली कहानी हो गई कि अपने काम को 11 से पहले या 4 के बाद रखें, तो फिर आपके वो सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे जो टैनिंग कर रहे हैं। और जो टैनिंग हो रही है उसको हर 2 हफ्ते में डी टैन करें। और डी टैन का मतलब यही होता है, इसमें हल्दी चंदन बड़े आराम से अच्छा सा उपटन होता था, वो डी टैन करें, बिकॉज टैनिंग पहले टेम्परेरी होती है, अगर आप उसका कुछ नहीं करते तो परमानेंट हो जाती है। आई वाइटनिंग क्रीम्स की बात, वो क्या करती हैं कि जो मेलानिन है, मेलानिन एक सॉल्ट है जो ऑक्सी मेलानिन है, यू मेलानिन है, अलग अलग तरह से वो ऑक्सीडाइज हो के उसके रंग अलग अलग होते हैं। तो जब आप ये वाइटनिंग क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं तो वो उस मेलानिन को हल्के रंग वाले मेलानिन में तब्दील कर देती है। लेकिन फिर ये तो वही कंसिस्टेंसी की बात हो गई ना, आप करते रहिए यूज उन्हें, तो वो उस रंग को बरकरार रखेंगे। लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, अगर लॉन्ग लास्टिंग तो कतई नहीं है। तो वही बात है ना कि जैसे अब हमारे पास जब लोग आते हैं, हम कोई दवा दे रहे हैं या कुछ दिन, मैम ये क्या ये जिंदगी भर लगेगी? भाई खाना भी तो आप रोज खाते हैं, आपको एनर्जी के लिए खाते हैं, तो अगर आप स्किन को नॉर्मल रखने के लिए कोई एक आपको क्रीम तजवीज़ की जा रही है, हमें वाइटनिंग क्रीम से बहुत टेंशन होती है। वाइटनिंग क्रीम बोलते ही इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई मैजिक इंग्रेडिएंट डाल दिया गया है और वो आपकी स्किन को उसकी लत लग जाती है, फिर आप उससे हट नहीं पाते हैं। तो हम देते हैं, हमने एक तरीका निकाल लिया, बिकॉज एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट अब ये तो है ही मांग, तो हम ब्राइटनिंग क्रीम्स देते हैं जिसमें ग्लूटाथियोन जैसे सॉल्ट होते हैं जो मेलानिन को डिस्पर्स कर रहे हैं। पर जो डिस्पर्शन है आप छोड़ देंगे वो वापस वहीं आ जाएगा। लेकिन इनके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? अगर आप मेरे कहे से कर रहे हैं, किसी के अंडर कर रहे हैं, तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साइड इफेक्ट ना आने दूं। पर जब वो देखिए, चीज वही इस्तेमाल होती है जो काम देती है। कोई वो जो चीज है जिसका कोई काम नहीं है, बेकार चीज को कोई नहीं इस्तेमाल करेगा, पर जो काम देती है वो 2-धारी तलवार है, अगर उसको ज्यादा यूज कर लिया तो फिर स्किन थिन होने लगी। अच्छा, कुछ ऐसे भी सुनते आ रहे हैं हम लोग कि चॉकलेट मत खाओ ज़्यादा, पिंपल्स आएंगे, मसालेदार, तो ये एक्चुअली होता है? हम एज अ रूल सिर्फ एक ही चीज़ है जो एक्नोजेनिक है, जो आपके एक्ने वाले ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है टू प्रोड्यूस ऑयल, वो है मिल्क। और मिल्क में भी वे प्रोटीन, मतलब अब तो हम ऐसे हो गए हैं कि हम बोलते हैं कि वे मत खाइए, पी प्रोटीन खा लीजिए। मिल्क में 2 प्रोटीन होते हैं, एक वे होता है और एक पी प्रोटीन होता है। सिवाय उसके नथिंग इज श्योर शॉट। इंडिविजुअल सबकी होती है, देयर आर इंडिविजुअल्स जिसको चॉकलेट खाने से, मीठा खाने से, मसाले खाने से एक्ने होता है, और अगर आपको लग रहा है कि होता है तो फिर आपको बंद करना पड़ेगा। पर ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स आजकल आके बोलते हैं कि मैम ये सारा दिन मोमोज खाते रहते हैं, बाहर का खाते रहते हैं तो उसका सोल्यूशन जो ढूंढा गया, जो खा रहे हैं उसको नहीं बंद कर सकते, ठीक है? वो एक दिन नहीं खाएंगे, हफ्ते में 4 दिन खा रहे थे, 2 दिन खा लेंगे। आप उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दीजिए। तो जो बात हम एंटीऑक्सीडेंट की कर रहे थे, तो आज के पेरेंट्स का, या इवन जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं कि भाई आप खा रहे हैं, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, एक हेल्पिंग रोज शाम को आप फ्रूट्स की खानी शुरू कर दीजिए। तो फ्रूट्स जो हैं वो अनकुक्ड मील है,
और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, और उसके अंदर सारे माइक्रो एलिमेंट्स जिसमें मिल्क कह रही हूँ, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, सब कुछ आपके अंदर पहुंच रहा है। और फ्रूट्स को रोज चेंज करके खाइए, सीजनल फ्रूट खाइए, एक दिन 2 केले खा लीजिए, एक दिन संतरा खा लीजिए, तो आपके अंदर वो सारी न्यूट्रिएंट्स पहुंचती चली जाएगी। तो अगर आप शाम की स्नैक एक अनकुक्ड मील फ्रूट्स का, ये माएँ जो है अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, फ्रूट खाना इतना मुश्किल काम नहीं, इसको अपनी आदत में शुमार कर लीजिए। तो इट इज द, जिसको एंटीडोट बोला जाता है ना, कि आजकल जो खाना पीना है उसके लिए हमें एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा कि आप कैसे उसके हार्मफुल इफेक्ट को कम कर सकते हैं, क्योंकि मिल वही रहा है। अच्छा, कुछ ऐसा भी है क्या कि जैसे हम बॉडी डिटॉक्स करते हैं, हाँ, तो मतलब स्किन डिटॉक्स भी कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं ये टर्म मैं सबकी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ, और ख़ासकर जो जॉब वाले लोग हैं जो रोज़ सुबह भाग दौड़ रहे हैं और रोज़ उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ मेकअप भी लग रहा है। जैसे आई वर्क विद ऑल दोज आप लोगों के साथ टीवी इंडस्ट्री में जहाँ मेकअप लगता ही लगता है थोड़ा सा, तो एक दिन स्किन डिटॉक्स का होना चाहिए। एंड हाउ डू यू डू दैट? You don't apply any product, but you wash your skin. You apply the moisturizer. मैं बार बार बोलूंगी कि मॉइस्चराइजर एक ऐसा प्रोडक्ट है, पता नहीं आप कैसे बिना मॉइस्चराइजर के चल रही हो अभी तक, जो आपकी स्किन केयर है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो कोई कॉस्मेटिक नहीं है। तो संडे को सिर्फ मुंह धोएं, हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाएं, नो मेकअप, नो कलर्ड कॉस्मेटिक्स, नो नाइसिनामाइड, नो हाइलुरोनिक एसिड, कुछ मत करें। संडे का दिन होना चाहिए फेस पैक का। फेस पैक्स जो होते हैं वो एक कंसंट्रेटेड सा वो होता है जो आपके डिटॉक्स भी कर लेता है, आपके न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचा देता है। घर में बनाए हुए फेस पैक, घर में, फिर मैं घर में से, मुझे वो खामी इसीलिए होती है, किसी दिन बड़ा अच्छा बनाया, किसी दिन कुछ ऐसा। तो आजकल जार में शीट मास्क इतने अच्छे आ रहे हैं, तो संडे शुड बी द मास्क डे, कि आपने बाकी कोई एंटी एजिंग और ग्लोइंग और ब्राइटनिंग कुछ नहीं किया, मुंह धोया, तसल्ली से बैठे और स्किन डिटॉक्स किया, और उस दिन आपने ये लगाया, मास्क लगाया। अच्छा, बहुत एक ट्रेंड लेजर ट्रीटमेंट का भी है। हाउ डज इट हेल्प? मतलब बाल वाल तो गायब हो जाते हैं, बट आ जाते हैं क्या दोबारा? नहीं, तो इसीलिए तो कर रहे हैं। अगर वापस जाना था तो फिर लेजर क्यों किया? मैंने कईयों को सुना है कि उनको acute skin allergy. लेजर इज एन एनर्जी एंड इट इज अ टेक्निक। लेजर एक बहुत बड़ा बुके है। लेजर के अंदर 1000 तरह की लेजर हैं, Nd:YAG है, CO2 है, Q स्विफ्ट है, हर चीज के लिए अलग लेजर इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेयर रिमूवल लेजर में भी हमारी जो ब्राउन स्किन है उसके ऊपर 2 लेजर काम करती है, Nd:YAG या डायोड। लेजर स्किन के अंदर जा रही है, और लेजर एनर्जी जो हेयर रिमूवल वाली जैसे आप बात कर रही हैं वो मेलेनिन ही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो कई बार अगर स्किन का कलर डार्क होता है तो उतनी एनर्जी हम दे नहीं पाते क्योंकि वो स्किन को बर्न करेगी। तो ये बड़ा टेक्निकल और क्लिनिकल तरीका है। तो हिंदुस्तान में तो हर पार्लर एक मशीन लगा के बैठ गया है। मतलब मेरे पास लोग आके कहते हैं कि मैम हमारे पास लाइफ लॉन्ग लेजर का पैकेज है। तो भाई अगर लाइफ लॉन्ग लेजर ही करनी थी तो थ्रेडिंग वैक्सिंग ही कराते रहते, लाखों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? बिल्कुल। तो अगर, और एलर्जी तो देखिए किसी भी प्रोडक्ट से किसी को भी किसी वक्त भी हो सकती है, इसीलिए हम जब लेजर शुरू करते हैं तो पैच टेस्ट पहले करते हैं, छोटे से एरिया पे करके देखते हैं कि कहीं वो कोई आपको इरिटेशन तो नहीं कर रही है। लेजर एक बहुत बड़ा मौजू है, हमें एक दिन लेजर पे बात करनी है जिसमें हम हेयर रिमूवल, पिगमेंटेशन और एंटी एजिंग लेजर जो IPL आती है, जैसे फोटो फेशियल लेजर फेशियल कहा जाता है, वो अलग अलग तरीके की लेजर है। और अगर आप सही हैं उस प्रोसीजर के लिए, इट शुड बी द राइट पर्सन फॉर द राइट प्रोसीजर। और हमारा काम यही है टू चूज करना कि किसके ऊपर क्या काम करेगा। आप नहीं डिसाइड कर सकते। आप मेरे क्लिनिक में आके ये नहीं बोल सकते हमारा फोटो फेशियल कर दीजिए ना। पहले लेट मी असेस, डू यू नीड इट, आर यू द राइट कैंडिडेट? इफ यू आर द राइट कैंडिडेट, क्या यही आपके लिए है प्रोसीजर? क्या इससे कम में काम चल सकता है? शायद फोटो फेशियल की 5 साल बाद जरूरत पड़े, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। तो अपने आप जो लोग हो गया है ना कि बस जाके और करवा रहे हैं, वो तरीका गलत है। यहाँ पर आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत है। ऑफ कोर्स, एक ट्रेन्ड एक्सपर्टीज, डिग्री देख के जाइए, डिग्री देख के जाइए, कहाँ से डिग्री ली, और क्या बोटॉक्स का क्या है? मतलब मैं तो देखती हूँ कई सेलिब्रिटीज जिन्होंने बोटॉक्स कराया वो हंस भी नहीं पाते।
इतना तक ही कर पाते हैं। सेलिब्रिटीज तो चलो उनका तो काम है, आजकल तो रूटीन है बोटॉक्स। मतलब आम लोग भी करवा रहे हैं? बिल्कुल करा रहे हैं, और वो बल्कि उन आम लोगों को तो ऐसे करा रहे हैं कि उनको पता नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने बोटॉक्स कराया। अगर आपने कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराया और दुनिया आपको देख रही है कि क्या कराया, तो फिर तो वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर फेल है ना। इट शुड टेक केयर जिसके लिए वो कराया गया। तो बोटॉक्स जो है, बोटॉक्स आपकी डायनेमिक रिंकल्स पे काम करता है। डायनेमिक रिंकल का मतलब होता है, एक तो आपके हैं स्टैटिक रिंकल, ये आपकी आई नोज लाइन, ये लाफ लाइन, ये आप है। एक होता है डायनेमिक रिंकल, जब आप हंसते हैं तो आपके आंख के चारों तरफ रिंकल्स आ रहे हैं, या जब आप हंसते हैं बात करते हैं तो ये आ रहे हैं। तो बोटॉक्स काम करता है डायनेमिक रिंकल के ऊपर। तो एज अ रूल फेस के नीचे अगर हमें कुछ ठीक करना है तो हम फिलर्स इस्तेमाल करते हैं, फेस के ऊपर करना है तो बोटॉक्स करते हैं। बोटॉक्स लगाइए, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो काम सिर्फ 4 से 6 महीने करता है। तो आपकी कितनी कमिटमेंट है, मतलब कि हर 4 से 6 महीने के बाद उसको रिपीट करना पड़ेगा टू गेट द सेम इफेक्ट। ओके। तो वो जो लोगों के फ्रोजन फोरहेड्स नजर आते हैं ना आपको, कि वो बात करते हुए भी वो नहीं कर पाए, वो इतना रिपीट कर चुके हैं कि वो मसल्स बिल्कुल खत्म हो गई हैं। तो नॉर्मली जो आम लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि घर में कोई फंक्शन है या कोई इवेंट आ रहा है, तो उससे पहले कम से कम 4 हफ्ते पहले आपने बोटॉक्स कराया ताकि वो इफेक्ट दे दे। तो उससे आपकी फोरहेड की लाइंस, ये लाइंस काफी हद तक कम हो जाती हैं, नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। जब 4 महीने बाद आपका वो इफेक्ट खत्म होगा, ऐसा नहीं है। दिक्कत जो होती है, जो सवाल जो लोग पूछते हैं कि मैम जब ये इफेक्ट खत्म होगा तो क्या हम उससे बदतर हो जाएंगे जो हम पहले थे? नहीं, आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। तो आपकी कमिटमेंट कितनी है, आपकी जरूरत कितनी है, उस पे आप रिपीट करते हैं। उसमें नुकसान कुछ नहीं है अगर सही आदमी ने किया है तो। करने वाले के हुनर के ऊपर, बोटॉक्स इज एन आर्ट, वो कौन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके रिजल्ट्स, क्या वो लगता है कि कुछ हुआ है या फिर आप बेहतर लग रहे हैं इससे। बट जो आपको रोज देख रहे हैं वो तो ये समझ जाएंगे कि आपने बोटॉक्स करवाया है। कहीं ना बोटॉक्स का इफेक्ट भी ऐसा तो है नहीं कि आज करा के गए कल आ गया, वो धीरे धीरे आता है। तो मतलब लोग तो, लेडीज तो यही कहती है ना आके कि मैम पता ना लगे किसी को। और एक सवाल तब से मेरे मन में है कि मान लिया कि किसी को सनस्क्रीन ही लगाना है, तो ये SPF 15, 30, 50 ये सब क्या है? SPF इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। हमारी ब्राउन स्किन के लिए जो माकूल है, जो सबसे अच्छा है, वो है 30 से 50। जब आप बीच पर जा रहे हैं, जब आप बहुत सन एक्सपोजर में कर रहे हैं, तो आप 50 लगाएंगे। ये आपको इसके साइंस समझने में आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी। आप बस ये सोच लीजिए कि 30 से कम नहीं लगाना है, और 50 और 100 और 90। हिंदुस्तान में तो शुक्र है अभी तक मिल नहीं रहा था, पर अब कोई ना कोई बाहर जाके लेके आ जाता है SPF 100 और SPF 90। हमारे लिए वो नहीं है, ब्राउन स्किन के लिए नहीं है, वो वाइट स्किन के लिए इजाद किया गया, क्योंकि उनके अंदर नेचुरल प्रोटेक्शन है ही नहीं। हमारे अंदर काफी हद तक हमारी सन प्रोटेक्शन नेचुरल, हमारे अपने स्किन का SPF ब्राउन स्किन का 5 से 10 होता है। तो SPF का मतलब यही है ना कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है उस सनरेज को वहीं रोकने की, ताकि वो अंदर ना जाए। तो 30 SPF आपके लिए है। गर्मी में आप एक जेल बेस्ड या स्प्रे बेस्ड सनस्क्रीन यूज करेंगे। जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगता है तो लोशन पे आ जाइए। सर्दी में आप क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। हर सनस्क्रीन की, हर कंपनी की अलग अलग तरह की सनस्क्रीन मौजूद है, जिसमें मीडियम चेंज हो जाता है। सॉल्ट्स वही रहते हैं, पर वो किस तरह डेवलप किया जा रहा है वो चेंज हो जाता है। और अगर आपको कोई सनस्क्रीन सूट कर गई है तो चिपक जाइए उससे, बार बार जो है चीज़ें चेंज मत कीजिए। अच्छा, मतलब अगर हमें कोई प्रोडक्ट सूट कर रहा है, चाहे वो मॉइस्चराइजर, अच्छा कुछ बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीजन के हिसाब से चेंज करें, सीजन के हिसाब से। हर कंपनी का ना, जैसे कोई भी एक कंपनी उठाइए, उसमें जेल, लोशन, क्रीम सब मिलेगा, तो आप सीजन के हिसाब से उसको चेंज करते चले जाइए। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डॉक्टर। और ये तो मुझे लगता है जितना ये मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक था, आज का सबसे हॉट टॉपिक है। मैंने ना, दिक्कत ये है कि मैंने कुछ वो नहीं बताया, कि कुछ हाई फाई चीजें नहीं बताई। रूटीन की चीजें बात नहीं, कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि रूटीन की चीजों से ही, क्योंकि हर कोई जुड़ सके, कर सके, समझ सके, बेसिक केयर तो करना ही चाहिए। बट ये इतना डीप टॉपिक है कि इस पे जितनी भी बात कर लो मुझे लगता है कम है।
सो आई वुड रिक्वेस्ट फॉर अनदर एपिसोड ऑन स्किन केयर। अभी के लिए हम यहीं पे रोकते हैं। अब हम जो है सर्दी में स्किन केयर करेंगे। आज जो दिमाग है वो गर्मी और ह्यूमिडिटी के हिसाब से ज्यादा चल रहा है, तो मौसम के हिसाब से मैं ये बोलती हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट को, मुझे आप एक कमरे में बिठा दीजिए और सिर्फ पेशेंट भेज दीजिए, उसकी प्रॉब्लम से मैं आपको सीजन बता दूंगी बाहर क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स 30 साल आपने लगाए हैं इसमें, तो अब तो आप चेहरा देख के बता देंगे, चेहरा देख कर बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर शैला हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।